दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती का महा मैराथन क्लास है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे संपूर्ण संविधान के प्रश्नोत्तर को जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और खास करके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख क्या है, तो 24 जनवरी 1950। आगे कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का वर्णन किया गया है। आगे कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो भाग 2 है जिसका अनुच्छेद 5 से 11 है। भारतीय संविधान में संसद की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से अगर किसी भाषा वो अपनी आधिकारिक भाषा को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से आधिकारिक भाषा को परिवर्तित कर सकती है। आगे है आपका कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो यह 60 दिन। आगे सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेनिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूके कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। आगे किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है, यानी कि किस चीज़ के संबंध में मूल रूप से राज्यसभा के पास अधिकार है, न कि लोकसभा के। तो एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु सारी शक्तियां मुख्य रूप से राज्यसभा के पास रहती हैं। आगे कि किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है, यह है विधान परिषद। और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी प्रकार से राज्यसभा आता है कि उसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। आगे की सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार के रहने चाहिए, तो इसके बारे में सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, जो कि पहले और अभी तक वर्तमान समय तक बने हुए, क्योंकि आपने पता है कि योजना आयोग को ही नीति आयोग बनाया गया और यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ था और 2015 में हुआ था और तब से लेके वर्तमान समय तक वो प्रधानमंत्री अपने पद पे आसीन है। तो इसलिए अभी तक नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष पहले जो थे अरविंद पनगड़िया थे। आगे की कौन एक संविधानेतर संस्था है, मतलब कि कौन सी एक ऐसी संस्था है जिसका व्याख्या संविधान में नहीं है, वह संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों से बनाया गया है, तो मूल संविधान में नहीं है, तो यह है नीति आयोग। आगे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पीएन भगवती थे। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जिक्र किया गया है। आगे भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं, तो राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। आगे भारतीय संविधान में राज्य का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से। आगे आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की व्यवस्था को समाप्त किया गया है, तो अनुच्छेद 17 है। सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भाग 9 ख में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद 341 है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 करता है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, हालांकि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास से है। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। और आपने पता है कि धन विधेयक में पूर्ण रूप से शक्तियां लोकसभा के पास रहती है, राज्यसभा को केवल 14 दिनों की अनुमति होती है, अगर वो अपनी स्वीकृति देता है तो भी और नहीं देता है तो भी वह विधेयक पारित हो जाता है। आगे कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है।
न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध अनुच्छेद 137 में है। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर लेता है? तो ये राज्य हैं मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसके तहत आपके अनुच्छेद 21 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसे 21 का कहा गया, और साथ ही साथ इसको हम लोग आपने देखा होगा कि इसका प्रावधान डीपीएसपी में भी किया गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया, और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य में भी इसी दौरान 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध जो है कि 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका यानी कि नगर पंचायत से है। भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2023 के तहत 3 के तहत क्या शामिल किया गया था? तो जो 88वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत अनुच्छेद 268 को जोड़ा गया और उसमें रखा गया था सेवा कर को। आगे है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो इसको भी 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें रखा गया ग्राम पंचायत को, और 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़कर रखा गया नगर पालिका को। आगे कि कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र अनुच्छेद 21 में किया गया है। आगे कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 17 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय है। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह है आपका शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आता है 30। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है और जिसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बारे में जिक्र किया गया है। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य के ध्वज का अनावरण किया था? तो कर्नाटक ने। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया उसमें से था एक दिल्ली और दूसरा था पांडिचेरी। किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जम्मू कश्मीर को 370 जो धारा था उसके तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। हालांकि अब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में, संसद के 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता को परित्याग करता है। आगे किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो यह वेरुवाड़ी वाद था 1960 में। भारतीय संसद के भाग हैं तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनता है और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 79 में की गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 है कि अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही प्रकार से नहीं करता है और संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है और सदन को पहली बार जो बुलाया जाता है जिसे हम आहूत करते हैं ये भी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास केवल जो सदन चल रहा है उसको स्थगित करने का अधिकार है, न कि सत्रावसान और आहूत करने का। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाना। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1992 में हुआ था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में सही नहीं है, तो वह अंतर शासकीय विवादों में मूल और अन्य क्षेत्राधिकार रखता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे आपका कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया होगा प्रवृत्त तो 1 वर्ष से अधिक नहीं। जैसे आपने बताया कि राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार भी ठीक है कानून बना सकती है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया कानून मैक्सिमम कितने सालों तक रहेगा, 1 वर्ष तक, उससे अधिक नहीं रहेगा। आगे ओडिशा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल 10 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है, तो किसी भी राज्य की विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है वह 60 हो सकती है और अधिकतम संख्या जो होती है 500 हो सकती है। यह 1971 के जनगणना के अनुसार है। अब वहाँ पर ठीक है आगे जो जनगणना होगी उसके बाद अन्य सारी सीटों को निर्धारित किया जाएगा। आगे की सरकार को धन उगाने अथवा मतलब कि धन को कमाने उगाने का यहाँ पे तात्पर्य है कि धन की प्राप्ति कहाँ से होती है और खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है, तो धन विधेयक कहा जाता है। और इस पे के बारे में मैंने आपको बताया कि धन विधेयक पर पूर्ण रूप से अधिकार लोकसभा का होता है। कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। तो यहाँ पर अगर संसद के सदस्यों को ठीक है किसी बिल पर उपस्थित होना है तो वहाँ पर उन्हें उपस्थित होने कंपलसरी है, उससे वह ठीक है बाहर नहीं जा सकते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 1/6। बजट मांग को वित्तीय वर्ष के लिए पारित होने से पूर्व व्यय हेतु दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है, तो लेखानुदान कहा जाता है। कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाना। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा गया था कि राज्य सरकार के पैनल के द्वारा राज्य सरकार जिसका नाम सजेस्ट करेगी वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, तो इसको माना नहीं गया। वो चीज़ कहा गया कि राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए केंद्र सरकार यह निश्चय लेगी कि किस राज्य में कौन राज्यपाल होगा। कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने के लिए अधिकृत है, तो राष्ट्रपति है। नीति आयोग द्वारा 2016 में डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये थे एन चंद्रबाबू नायडू। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसके प्राधिकार प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राधिकार प्राप्त होते हैं, तो भारतीय संविधान से उन्हें प्राधिकार प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी, तो 1967 में जो थे प्रशासनिक सुधार आयोग वो थे मोरारजी देसाई। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है, तो वित्त आयोग की अनुशंसा पर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है और वहाँ पर भूमिका जो होती है ठीक है वहाँ पे भूमिका राष्ट्रपति की और साथ ही साथ उस राज्य के हाई कोर्ट के जज की भी होती है। आगे एक चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए बनाए जाने वाले आचार संहिता का प्रावधान किसके द्वारा तय किया जाता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा। प्रवर्तन निदेशालय जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईडी कहते हैं, इसकी स्थापना 1956 यानी कि 1956 में हुई थी। कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण है, तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, गैर संवैधानिक है। मैंने बताया गैर संवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई, उसे किसी विधि द्वारा बनाया गया है ठीक है, तो ऐसी संस्थाओं को हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें जो हैं इनकी मूल रूप से भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं है, इसको एक कानून के तहत बनाया जाता है। पंडित नेहरू का यह कथन स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है किससे संबंधित है, तो भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में क्या प्रावधान है, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 क में किया गया है और इसके तहत 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालक्रम क्या है, तो सबसे पहली जो पंचायती राज समिति बनाई गई थी वह थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BR मेहता कहते हैं, और यह समिति बनी थी 1957 में यानी कि 1957 में। उसके बाद आई अशोक मेहता समिति जो कि मोरारजी देसाई का शासनकाल था और यह बनी थी 1977 में। उसके बाद आई थी राव समिति 1985 में।
उसके बाद आई थी LM सिंधवी समिति जो कि 1986 में आई थी। इसमें दो समितियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक BR मेहता समिति, क्योंकि संपूर्ण भारत में ज़्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो लागू है उसके नींव रखने वाले BR मेहता हैं। और यहाँ पर दूसरा कि ML सिंधवी समिति इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का सबसे पहला प्रयास किसका था, तो LM सिंधवी समिति का था, जो कि 1986 में आया था। और उसके बाद आपने पता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है 1990 में, मतलब कि 92 में, और उसके बाद इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। तो यहाँ पे कहा गया था कि एक ग्राम पंचायत में जो न्यूनतम संख्या गठित की गई थी 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, या तो 20 लाख होना चाहिए या तो उससे अधिक होगा, तभी जाकर ठीक है किसी ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो या तो 20 लाख हो या तो 20 लाख से अधिक हो। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किस वर्ष किया गया था, तो यह था वर्ष 1975 और यह संविधान संशोधन था 38वां। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया था, तो यह था 91वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पे ये चीज़ें थी कि 91वें संविधान संशोधन जो हुआ उससे पहले यह था कि मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, तो वहाँ पे काफ़ी ठीक है भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति मंत्री पद का डिमांड करने लगा, जिसके कारण भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि अब आपकी जितनी भी ठीक है संख्या होगी लोकसभा के सदस्यों की, उसके 15% ही केवल मंत्री बन सकते हैं। और यहाँ पर यह भी चीज़ें कहा गया कि न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 6 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें डिसाइड किया गया था 91वां संविधान संशोधन में। आगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जुड़े गए थे, तो यहाँ पर यह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय था किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया, तो आपने पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र किया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो पहले शिक्षा जो था वह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतर स्थापित किए गए 11 मौलिक कर्तव्यों के लिए संविधान का प्रावधान क्या है, तो जो आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य के नाम से रखा गया है और उसका आर्टिकल है 51 का। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि कुल कर्तव्यों की संख्या है 11। मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या थी 10, लेकिन आपने पता है 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और 11वां कर्तव्य हो गया आपका शिक्षा का अधिकार। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य को रूस से ग्रहण किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार से क्या निर्दिष्ट होता है, तो सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, तो चार्टर्ड एक्ट 1853। आपको यह भी जानना होगा कि यह भारतीय संविधान का अंतिम चार्टर था, इसके बाद कोई चार्टर नहीं बना। चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण था, तो इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए मतलब वित्तीय प्रावधान का जिक्र किया गया था। और यहाँ पे कहा गया था कि प्रतिवर्ष भारतीय में उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान प्रतिवर्ष किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 34 का संबंध किससे है, तो समान नागरिक संहिता से है और इसको लागू करने वाला वर्तमान समय में भारत का एकमात्र राज्य है और वह है गोवा। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषय है, तो कतिपय अधिनियमों का संरक्षण, यानी कि जमींदारी प्रथा से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनको संरक्षण करने की बातें यहाँ पर की गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्यों के विधायी शक्तियों का वितरण किया जाता है। यह किस अनुसूची में आता है, तो जैसे मैंने जिक्र कर रखा है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। विधि के समक्ष समता यानी कि सभी के लिए कानून समान है का प्रावधान हमें किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 14 में मिलता है। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। संघ और राज्य का वर्णन भाग 1 है और उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 1 से 4 है और उसमें पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और इसमें भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा, ये लिखा गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत
किनके हितों के संरक्षण की बातें की गई हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बातें अनुच्छेद 29 में की गई हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के निर्धारण संबंधी प्रावधान जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, उस संस्था का संबंध है वित्त आयोग से, जिसका जिक्र अनुच्छेद 280 में होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण हेतु संवैधानिक संस्थान का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो बेसिक तौर पे जिक्र किया गया है उसके लिए अनुच्छेद 338 है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। संवैधानिक संस्था कैग का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 148 में, जिसको हम लोग हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कह लेते हैं। संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित किस प्रावधान का समर्थन करता है, तो गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए संविधान में किए गए प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 111 के अधीन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति रखता है, तो अनुच्छेद 73 ख और अनुच्छेद 253। ठीक है, यहाँ पर आपका संघ है और यहाँ पर 253 के में आपका राज्य है। आगे है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो आप भाग 4 जब पढ़ेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 51 है जिसमें विदेश नीति के बारे में जिक्र किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया, तो मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद है 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें 5 प्रकार की रीटों का प्रावधान है। इसे ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किस अवधि के लिए समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो 1 वर्ष के लिए वह प्रवृत्त नहीं रहेगा, 1 वर्ष के बाद वह समाप्त हो जाएगा। संविधान में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और इसे एडॉप्ट किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, इसमें दोनों सदनों को अपना अपना अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए यदि अनुच्छेद 356 में प्रावधान है, तो आर्थिक आपात की स्थिति से निपटने हेतु किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो जैसा कि जिक्र किया जा चुका है कि अनुच्छेद 360, और अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और अनुच्छेद है 51 यानी कि 51। संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने वाले संवैधानिक प्रावधान का वर्णन जैसा कि मैंने बताया अनुच्छेद 368 में है और जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 36 में है। और सेम यही राज्य की परिभाषा आप जब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। पीपुल वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी और आपने पता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारत राज्य के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, तो भारत के संविधान में भारत को लोक कल्याणकारी, गणतंत्र, प्रजातांत्रिक राज्य की व्यवस्था की गई है। प्रजातांत्रिक मतलब कि लोकतांत्रिक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास कर गए थे। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है और यह 4 अनुच्छेद हैं आपका 19, 20, 21 और 22। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखने की प्रमुख वजह क्या थी, तो लोकतांत्रिक समाज के विकास के अवसर का आधार बढ़े। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो केवल और केवल संसद कर सकती है और संसद का मतलब होता है लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण की भूमिका, मतलब राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण की भूमिका कौन निभाता है, तो यहाँ पर होता है कि मूल अधिकार, जिसका वर्णन भाग 3 में है और अनुच्छेद है 12 से 35। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है, तो 123। किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो त्रिपुरा से। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उससे एक अधिकार प्राप्त है और वह है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है। तो यहाँ पे होता है कि अगर कहीं पर मत बराबर हो जाए तो अगर उपाध्यक्ष उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो वो भी वोटिंग कर सकता है और अध्यक्ष है तो वो भी वोटिंग कर सकता है। ऐसे सामान्य परिस्थिति में दोनों लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। आगे कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से, जिसका जिक्र मैंने किया पी.एन. भगवती से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 216 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं और उसी रिट में है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद था 1973 में, और यह अभी तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच है जिसमें कुल जजों की संख्या थी 11। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि आपने पता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है परंतु पदेन सभापति होता है और वह उसकी अध्यक्षता करता है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह यानी कि जो उन्हें वेतन और भत्ते देने होते हैं उसका प्रावधान किस प्रकार से किया गया है, तो इसके बारे में जिक्र है कि इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाता है। मतलब यहाँ पे 2 राज्यों का है तो 2 राज्य अपने में कर लेंगे कि हम लोग 50-50 करके उस राज्य को पैसा देंगे। अगर 3 राज्य हैं तो 3 राज्य अपने में 30-30 या 35 कोई थोड़ा मोड़ा परसेंटेज बढ़ा सकता है और ये सारे आदेश कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने से है, तो अनुच्छेद है 213 और 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश से। संघ मंत्री परिषद किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्निहित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उससे सम्मिलित नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। आगे कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो चंद्रशेखर थे। कौन सरकार या आयोग का सदस्य था, तो डॉक्टर S.R. सेन थे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था यानी कि 1952 को। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 263 है। कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, तो आंतरिक अशांति। हालांकि 44वां संविधान संशोधन से पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति के आधार पर ही ठीक है आपातकाल लगाया गया, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और यहाँ पर आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसका व्यवहार कार्यान्वयन नहीं किया हुआ है, तो अनुच्छेद 360 जिसमें कि वित्तीय आपात का जिक्र है, क्योंकि अभी तक वित्तीय आपात लगा नहीं है जिसके कारण उसमें किसी भी प्रकार का चेंज या बदलाव नहीं किया गया है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका जिक्र भारतीय संविधान में है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। पिछड़े वर्ग का नागरिक कौन सा एक संविधान में परिभाषा नहीं है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी भारतीय संविधान में परिभाषा नहीं दिया गया है। काका साहब कालेलकर आयोग का जो संबंध है पिछड़े वर्ग से है। भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में जो है उसके बारे में जिक्र कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो आपने पता है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 कुल भाषाएं हैं, उनमें से एक बोडो भी है जिसको कि 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। नगर पालिका भारतीय संविधान के भाग 9 क में है, जबकि आपका ग्राम पंचायत की बात की जाए तो भाग 9 में है। आगे है आपका कि अनुसूचित
और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 10 में मिलता है। 2014 रू द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक राजदीप सरदेसाई हैं। सांसदों द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का। यहाँ पे सांसदों का जिक्र इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के केवल और केवल चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। न्यायालय द्वारा मंत्रियों के किस कृत्य की जांच नहीं की जा सकती है? तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह की जांच नहीं की जा सकती है। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है? तो वर्तमान समय तक 22 देशों में मतदान अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21 है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? तो भाग 9 है और नगर पालिका का 9 क है। पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? तो लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो आपने पता है कि पंचायत जो BR मेहता समिति थी उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का जिक्र किया था, जिसमें नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बारे में भी वो जिक्र करते हैं। दलित व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो आर्थिक व्यवस्था का अंग है। चीन की समाचार एजेंसियों का नाम क्या है? तो एक है न्यू चाइना और एक है न्यूज एजेंसी। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? यहाँ पे कि भारतीय संविधान के प्राधिकरणों को हिंदी में, ठीक है, किसके द्वारा ये कहा गया कि प्रकाशित होना चाहिए? तो वहाँ पे था 58वां संविधान संशोधन 1987 में यह कहा गया कि अन्य भाषा अंग्रेजी के साथ साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको हिंदी में भी प्रकाशित किया जाएगा। आगे है कि संविधान संशोधन में से किसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 यानी कि 33% स्थानों को आरक्षित किया गया? तो यह था 73वां संविधान संशोधन। और साथ ही साथ मैंने बताया कि इसी संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्राम पंचायत था और उसमें कुल विषय रखे गए 29। और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया और उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कुल विषयों की संख्या है 18। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया वर्ष 1937 में। और अगर आपसे अधिनियम पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार लिया गया है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जबकि उसमें शब्द जो लिए गए हैं वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का है। लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान का प्रावधान हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि विश्व का जो सबसे छोटा संविधान है वह अमेरिका का है। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अन्य भाषा में हम उच्चतम न्यायालय भी कह लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 223 क। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षण की बात की गई है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 है। लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 320 में मिलता है। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो अनुच्छेद 32 और 216 के तहत रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दर्ज की जाती है। कौन एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकल नागरिकता, क्योंकि आपने पता है कि जितने भी देश जैसे कनाडा हो गया या अमेरिका हो गया जहां पर संघीय व्यवस्था है वहां की नागरिकता दोहरी है, परंतु भारत में कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई लेकिन भारत की नागरिकता एकल है। आप भारत के किसी भी कोने में रहोगे आप भारतीय ही कहलाओगे।
भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है, क्योंकि भारत में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, यहाँ पर आपका कार्यपालिका है। और अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पर है आपका, तो अमेरिका में, और भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है। आगे भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कहीं पर भी पूरे संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, लेकिन जो प्रावधान किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और इससे लोगों को उम्मीद लगाते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत के संविधान के चौथे अनुसूची विवेचित करता है तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में जिक्र करता है कि किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, तो भारतीय संसद को। और फिर से याद दिला दूं कि संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध किस लिए किए जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 76 में प्रावधान है कि भारत के मतलब कि अनुच्छेद 76 में किसका जिक्र किया गया है, तो भारत के महान्यायवादी के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 76 में। काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता को उपबंध DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 32 में किया गया है, अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किस श्रेणी के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो यह भी DPSP में है। और इसमें अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा, और बाद में इसको भी संशोधन किया गया आपका 86वां संविधान संशोधन, और जिसमें 6 से बढ़ाकर उम्र कर दिया गया 14 साल। आगे की संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो समानता का अधिकार जो है वह है अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में। संविधान की आत्मा कहलाता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और कहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निश्चित करके उसको कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 300 में रखा गया। कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता प्राप्त करना, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र मूल संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया था, और बाद में 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 148 है, और नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो महान्यायवादी को। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो लोकसभा को आहूत भी राष्ट्रपति करता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है, और लोकसभा को भंग भी राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा के अगर स्थगन की बात किया है तो वहाँ पर लोकसभा का सभापति करता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे शुद्ध हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो PS संगमा थे। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI एक पिंजरा बंद तोता है, तो यहाँ पे कोयला आवंटन जो घोटाला वाद था उसमें यह पाया था कि CBI जो है एक पिंजरा बंद तोता है, वह सरकार के इशारों पर नाचता है। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत होती है, तो किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत होता है। बिना संसद सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य कितने समय तक रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद अगर उसे किसी भी सदन का सदस्यता नहीं लिया तो उसका मंत्री पद उससे जा सकता है।
कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो यह है सिक्किम, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर कहा गया है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 और अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या 500 होनी चाहिए, लेकिन सिक्किम की उतनी जनसंख्या नहीं है, जिसके कारण सिक्किम में मात्र कुल सदस्यों की संख्या होती है 40। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? तो 12 बजे से 1 बजे का समय होता है। किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है? तो ये शक्ति पूरी की पूरी संसद के पास है। भारत की जनता द्वारा निर्धारित उच्चतम विधायी संस्था संसद है। संविधान में संशोधन करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद। मैंने कहा था कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वह अफ्रीका से लिया गया, जिसका जिक्र अनुच्छेद 368 में है। और यहाँ पर जितना अधिकार लोकसभा को उतना ही अधिकार राज्यसभा को है, और राष्ट्रपति जब तक इस पर अपना सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वह पारित नहीं होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संयुक्त रूप से हम संसद कह लेते हैं। कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने का प्राधिकारी है? तो यह है राष्ट्रपति। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकता है? तो यहाँ पर जिक्र किया गया है 7वीं अनुसूची में जो विषय सूचियाँ रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनमें जो सब्जेक्ट हैं उनके अलावा भी अगर सब्जेक्ट बनाना होगा तो यह शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। जब संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। योजना आयोग का अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो A.V. माथुर ने। नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? तो इससे एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष होता है वह अंशकालिक होता है, क्योंकि जब तक वह प्रधानमंत्री है तभी तक वह अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद कोई और व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। अब वह एक दिन के लिए प्रधानमंत्री है तो एक ही दिन के लिए अध्यक्ष रहेगा, दूसरे दिन अगर अगला प्रधानमंत्री बनता है तो नीति आयोग का अगला अध्यक्ष बन जाएगा। इस प्रकार से जो है अध्यक्ष पूर्णकालिक इसका नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, क्योंकि यह समिति चुनाव में राज्य की वित्त पोषण के बारे में जिक्र किया था कि कितना आप खर्चा कर सकते हैं, कितना आपको अधिकतम खर्चा कर सकते हैं और कितने आपको पैसे मिले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक तौर पर उनके वित्तीय संबंधी जानकारियों के बारे में यह रिपोर्ट आया था 1988 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हेतु क्या प्रावधान है? तो उसके लिए प्रावधान है कि वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही रहना चाहिए, और साथ ही साथ उसका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष का, कि दोनों में से पहले जो पूरा हो जाए। अगर कोई मानवाधिकार का अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसे एक न्यायाधीश के पद से रिटायर होना चाहिए, और उसका जो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो उसका कार्यकाल 5 या 70 वर्ष जो आपका पहले पूरा हो जाए वो रिटायर हो जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन था। अनुच्छेद 280(3) ग के अंतर्गत वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु उपाय सुझाया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 243 झ। राज्य वित्त आयोग का दर्जा है तो यह एक संवैधानिक दर्जा है, क्योंकि इसका जिक्र ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 झ में किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा किसके उत्तरदायी को बढ़ावा दिया गया है? तो जनता के प्रति नौकरशाह का उत्तरदायी। अगला है, संसद के सदस्य को नियंत्रताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका जिक्र भारतीय संविधान में है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष होगी वह मत देने के लायक है। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो महाधिवक्ता। ठीक है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन का निरीक्षण किसके द्वारा रखा जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे है कि किसके अनुसार जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि
किसने कहा, मतलब कि मुझे इस पर आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः स्थापित कर दिया गया है। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। आगे यहाँ पे स्टेटमेंट ही है जो कि महात्मा गांधी ने कहा है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं लेकर जा सकते हैं। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है, तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों की समूह को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन जो है उसे हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, शिल्पीकार या जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुई थी, तो राजस्थान में। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किस देश की है, तो यूएसए की है। कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों में के विकास का क्या कारण है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विकास। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो विकास में जनभागीदारी, लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था, अर्थात कि जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला तो सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो मध्य प्रदेश ने। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है, तो यह एक कानूनी अधिकार है। यूरोपीय यूनियन देशों में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन देश था, तो स्वीडन था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को। दल बदल निरोधक कानून के बारे में कौन सा उपबंध है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध के बारे में जिक्र किया गया है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार पटेल थे। BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान के स्थान पर किन्होंने जगह लिया था, तो T कृष्णाचारी थे। ये जिक्र हो रहा है प्रारूप समिति। आपने पता है कि प्रारूप समिति में कुल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से एक लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और एक लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इस प्रकार से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव आए और DP खेतान की जगह पे T कृष्णाचारी सदस्य बने थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं, तो कुल 15 थीं। जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वह है मौलिक अधिकार। कौन एक राज्य का नीति निर्धारक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया, तो मुक्त कानूनी सलाह। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, तो संसद की है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्यान्वयन निष्पादन है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, तो समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी न रहे, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। और ऐसी दशा में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कुल 11। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत दाखिल किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 142 है। भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था, इसीलिए उस क्षेत्र को हम लोग लुटियन दिल्ली के नाम से जानते हैं। कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं,
तो यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, पहली है। दूसरा कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भेजना, कि जो उसको समझ में कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि राज्यपाल अपने पास रख लेता है। और तीसरा है कि भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री के दायित्व का। कौन भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों के उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाता है? तो राष्ट्रपति है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो 60। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो यह राज्यसभा का। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, लोकसभा के नियम 158 के अंतर्गत। और अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है तो न्यूनतम समर्थन में आपके पास 50 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए या समर्थन होना चाहिए। कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल था 1989 से 1999 यानी कि 1990। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 268 और 281 के अंतर्गत है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के कुल 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। और इस प्रकार से लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम स्टार लगाते हैं। और जिसमें उत्तर मौखिक नहीं लिखित दिए जाते हैं और उसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि आपको आंसर लिखित दिया जा रहा है तो आपको पूछने का मौका नहीं रहता है। तो वैसे प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति के कौन सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति उसमें नहीं होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध पर विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका जिक्र अनुच्छेद 315 में किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो निदेशक, प्रबंधक और सचिव होता है। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है और वह है जम्मू और कश्मीर। हालांकि वर्तमान में अब यहाँ पर भी स्थापित होने वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 जो कि अत्याचार निवारण से था, किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितने वर्ष के दंड का प्रावधान है? तो यह है 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है कि अगर वह किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के साथ अत्याचार करता है, कोई लोक सेवक है तो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य सरकार में निहित है कि राज्य सरकार चाहे तो उनसे जुर्माना वसूल सकता है, न चाहे तो नहीं वसूल सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 है। निर्वाचन आयोग को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का
कारण अवश्य बताना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आया था मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा और तब से आरटीआई और सख्त हो गया। किस आधार पर किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करे। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AB वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पर है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। भारतीय समाज दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में हुआ और यह किस वर्ष हुआ? तो 1964 में। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां था। आपने पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे कि 61वां संविधान संशोधन के तहत 18 कर दिया गया। दल बदल अधिनियम हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 52वां यानी कि 52वां संविधान संशोधन किया गया था। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो वर्ष 2003 में हुआ था और महात्मा गांधी की स्मृति में, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 2003 में तत्कालीन सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी की शुरुआत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि आपने पता है कि इसी तटस्थता के कारण उन्होंने गुट निरपेक्ष का सिद्धांत भी अपनाया था। राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है। तो पहला आपका कि विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अध्यात्मात्मक की बातें की जा रही है, तो वहाँ पर कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और तीसरा होता है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा से लिया गया है। भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो KM मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी थे। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। आगे किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये G. ऑस्टिन है, इस व्यक्ति का स्टेटमेंट आता है। भारत में संसदीय गणतंत्र द्वारा शासन का प्रावधान है, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति हैं का चुनाव किस रीति से होता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या पूछ रहा है? तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सभी जो ये लोग हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और इनका जो तरीका हुआ है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरित मत पद्धति है। तो इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण है कि ऐतिहासिक परिस्थितियां एवं आत्मसम्मान की कामना। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो DPSP यानी कि राज्य का नीति निर्देशकत्व, जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है और इसे ग्रहित किया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य नीति निदेशक के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का विषय क्या है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 50 की विषय वस्तु क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मूल संविधान में पंचायती राज का जिक्र था, तो हाँ, वह है DPSP का अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया था। और अनुच्छेद 50 जो है वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को अलग करने का जिक्र करता है। कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दमन दीव जो है वह आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। आगे कि संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना भारतीय संविधान के किस भाग में की गई? तो भाग 5 है, जिनका अनुच्छेद 52 से 151 तक है। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें कुल लगभग 100 अनुच्छेद हैं।
आपातकालीन उपबंधों के लिए संविधान निर्धारित करता है, तो भारतीय संविधान में का भाग है आपका 18, जिसमें आपातकालीन उपबंधों का जिक्र किया गया है। और 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जैसा कि ऊपर मैंने जिक्र किया था। निर्वाचन और कुछ लोगों के संबंध में विशेष उपबंध क्रमशः भाग 15 और भाग 16 में है। निर्वाचन का जिक्र भाग 15 में है और विशेष उपबंध जो है वह भाग 16 में है। संविधान के भाग 17 और भाग 18 की विषय वस्तु क्या है, तो भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है और आपातकाल का उपबंध भाग 18 में किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, तो प्रथम स्थान पर रखा गया है। मौलिक अधिकार जो है वाद योग है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो हम नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से मौलिक अधिकार वाद योग यानी कि न्यायालय द्वारा संरक्षित है, जबकि मौलिक कर्तव्य वाद योग नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का, तो यह है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत करता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अपने पद से हट जाए या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह, और उसके बाद चुनाव कराना, उसके 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है, इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से होती है, तो अनुच्छेद 22 है। आगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 123 और राज्यपाल को 213। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक है, तो 6 सप्ताह, और वह अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है, और अगर संसद सत्र में आ गई तो अधिकतम वह 6 सप्ताह तक रहेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन की स्थिति हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को। सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार जो है अनुच्छेद 87 में है। किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो यहाँ पर जो वाद हुए थे वह था इंदिरा साहनीवाद, उसके बाद शंकरी प्रसादवाद, उसके बाद रुदल शाहवाद, और उसके बाद आया था आपका केशवानंद भारती वाद। आगे आपका है कि विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया, तो बेला बनर्जी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, और जिनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, और यह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। वर्ष 1977 से 1982 के दौरान भारत के 6ठे राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी, और यह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। किन प्रावधानों के अंतर्गत संविधान की व्यवस्था से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्योंकि आपने पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हों, उनका कार्यकाल क्या था, तो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, और यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में, क्योंकि भारत ने न्यायिक पुनर्वलोकन जो ग्रहित किया है अमेरिका से ही ग्रहित किया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा।
लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। और वह ठीक है स्वीकार करेगी तो भी और नहीं करेगी तो भी उस पर ठीक है राज्य सरकार किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है। कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। भारत के संविधान में क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगा। दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे पहले भारत के विधि या कानून मंत्री। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति से? अब वहाँ पे राज्य सहमत हो या ना हो, संसद वहाँ पर कानून बना सकती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। किन राज्यों में मार्च 2023 में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था 23 मार्च 2013 को मेघालय में, 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा में, 25 मार्च 2013 को मणिपुर में। वर्तमान समय में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है और उच्चतम न्यायालय एक है जो कि दिल्ली में है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। मनोनीत सांसदों के लिए विशेष प्रावधान क्या है? तो पहला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है और साथ ही साथ उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो यह थे न्यायाधीश HR खन्ना यानी कि हंसराज खन्ना। व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध करके। अगला है आपका कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, यानी कि 2 संबंधी 1 के अनुपात में लिया जाता है। 2 व्यक्ति लोकसभा से तो 1 व्यक्ति राज्यसभा से होते हैं। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है की स्थापना का समर्थन किया? तो सरकारिया आयोग जो कि केंद्र राज्य के बीच संबंधों के बारे में जिक्र भी करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है? तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें, क्योंकि यह जो हैं या तो गैर संवैधानिक हैं या तो विधिक तौर से बनाई गई हैं, मूल संविधान में इनका जिक्र नहीं है। अगला है आपका कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय का क्या उपाधारित कर सकता है? तो दुष्प्रेरण, सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य दे सकता है। अगला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन क्या पूर्णतः निर्दिष्ट है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो किस रैंक से कम ना हो? तो कम से कम वह उप अधीक्षक यानी कि SI होना चाहिए। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री को मिलकर राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना की जाती है। किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग होना चाहिए? विगत वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 356 का दुरुपयोग किया जाता है, तो यह सरकारिया आयोग, और इसका खास करके सबसे अधिक दुरुपयोग देखने को मिला था बिहार राज्य में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो सामूहिक जुर्माना आरोपित करना।
सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, जिसे हम लोग पेशा अधिनियम कहते हैं, को 1966 में अधिनियमित किया था। कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श नहीं लिया जाता है? तो सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्राकृतिक एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ग्राम सभा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, यानी कि जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, 2010 भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ? तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, नृजातियां, लिंग, हितों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 5 है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कुल अनुच्छेदों की संख्या 30 है। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? तो चीन। कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो व्यापारी वर्ग है। प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार हेतु सुझाव किसने दिया था? तो GVR राव ने दिया था। संविधान के संशोधन की पहल किस सदन में की जा सकती है? तो संसद के किसी एक सदन में, यानी कि यहाँ पर दोनों लोगों को समान अधिकार है संशोधन पर। कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? तो श्री नंदन नील केनी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो 79वें संविधान संशोधन में। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? तो पहला आपका कि राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा है कि राज्य की पंचायत एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना। किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन से के निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक होता है। कौन एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापत्य कार्यक्रम है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो इसमें है कि इसके उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। आगे, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का संबंध किससे? तो संविधान संशोधन की शक्ति से है। अगला है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का संबंध किससे? तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से है। अगला है किन राज्यों में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो बिहार, क्योंकि यह वही समय था जब यहाँ पर अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसी के कारण सरकार या आयोग ने यह स्टेटमेंट दिया कि राज्य सरकारें इस शक्ति का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अधिक इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय राजनीति के प्रमुख बदलाव क्या देखा जा रहा है? तो जातियों का राजनीतिकरण। किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो यहाँ पे कि सिरिमाओ भंडार नायके हैं, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी और यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनका कार्यकाल था 1960 से 1965 तक। कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान है। यूएन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया? तो वर्ष 1975 को। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को।
राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये लोग थे टी कृष्णाचारी, दूसरे थे हीरालाल शास्त्री, तीसरे थे सरदार सिंह और चौथे थे जसवंत सिंह। आगे कि भारत में संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो यहाँ पे कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो वहाँ पर वह मंत्रिमंडल भंग हो जाती है और इस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोक लेखा की संसदीय समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करती है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का संरक्षण और साथ ही साथ विविधताओं के मध्य एक राष्ट्र का निर्माण। संसद के अधिकारों में सम्मिलित है। तो पहला है कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के सभापति, ये सभी लोग संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत न शामिल होने वाला संशोधन क्या कहलाता है? तो नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। न्यायालय उपाधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो अनुसूचित जाति के सदस्य। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो यह चुना नहीं जाता है, नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है कि कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? तो मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता करना। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्तियां सम्मति देनी होगी शब्द से स्थापन्य करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक कर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित है? तो भारत सरकार अधिनियम। भारत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा हुआ था? तो प्रांतीय विधान सभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा। भारतीय संविधान कैसा है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान कि जो भारतीय संविधान में संशोधन होता है उसके आधार पर भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारत वन सेवा जो अखिल भारतीय स्वरूप की, इनके संबंध में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 2। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो संविधान के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा और अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति या अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर है कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, जो दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा विधि बनाकर। भारत के राष्ट्रपति में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो वीवी गिरी। जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है।
कौन राज्यपाल को पद की शपथ का ग्रहण करवाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 है। कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो पहला है कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। अगला है किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित करने से पूर्व किसकी सहमति जरूरी होती है? तो राज्य के राज्यपाल की। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो अगर कोई धन विधेयक है तो उस पर पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद। भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है? तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो लोकपाल। आज भी अगर भारत में बात की जाए तो केरल में ओम्बुड्समैन, ठीक है, पंचायती स्तरों पर काम करते हैं और ये एक प्रकार से पंचायती स्तरों के लोकपाल कहे जाते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण किन संगठनों के लिए शक्ति रखते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण किन संगठनों से लेने के लिए शक्ति रखते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में। 2011 में लोकायुक्त पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो उत्तराखंड। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वर्ष 1993 में। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में। राज्य स्तर पर कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध किस श्रेणी में आते हैं? संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय में आते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो अधिमानीय स्थिति का सिद्धांत। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। शक्तियों में कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो पुलिस से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों को विचारणीय करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका क्या एवं शक्ति क्या है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2010 में। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 93वां संविधान संशोधन। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितनी आयु पूरी कर ली है? तो 21 वर्ष की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसके पास है? तो ग्राम पंचायत के पास है।
अपराध और अस्पृश्यता में क्या संबंध है? तो अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवारवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोगों को सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय का महत्व क्या है? तो सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। प्रतिवेदनों से मिले जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। इसमें संसदीय रूप की सरकार, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में क्या प्रावधान है? तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाने पर उनका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे किसको सदन के पटल पर रखवाएं। तो यहाँ पर है आपका कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण को काम आती हैं? तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, साथ ही साथ विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना तथा अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान एवं संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कि उत्तरदायी जो होता है, तो यहाँ पर है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह एक संवैधानिक बाध्यता है जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। राज्य विधानसभा किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति में राज्य विधानसभा भाग लेती है, जबकि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं आपके, वो भाग नहीं लेते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो यह था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। परिसीमन आयोग के अनुशंसा की प्रकृति कैसी है? तो परिसीमन आयोग के आदेश पर जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसने सुझाव दिया कि भारत की ओर से स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। समवर्ती सूची जो है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले जो वह समवर्ती सूची के विषय हैं और कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वह भी राज्य सूची का विषय है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता? तो अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 75(1) में की गई है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 75(5) में की गई है। कौन एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं रह सकता? तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। लोकसभा निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा।
भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन करने की शक्ति है? तो पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 137 में। कौन कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य सभी किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 250 है, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य सूची में शामिल विषय पर संसद की शक्तियां आधारित हैं कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह निर्धारित करे तभी, और यह जो अगर राज्य सूची के विषयों पर अगर केंद्र सरकार कानून बना रही है तो वह अधिकतम 1 वर्ष तक ही लागू रहेगा, उसके बाद लागू नहीं होगा। कौन एक राज्य के विधानमंडल में के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो राज्यपाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो 169। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन एक प्रधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव किन परिस्थितियों में उठाया जा सकता है? जब वह किसी मामले के तथ्य को रोकता है तथा तथ्य का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। कौन शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे बजट, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, न कि बजट संविधान में कहा गया है। बजट को भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारत के संविधान में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह है अनुच्छेद 257 यानी कि 257। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो केवल लोकसभा में। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र कर देता है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में क्या अंतर है? तो लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किस सदन में प्रस्तुत की जाती है? तो लोकसभा में। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो सचिव योजना आयोग का। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1995 में। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो एक वित्तीय समिति है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317। किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात के समय। किस आम चुनाव में नवयुवकों को द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग हुआ था? तो 1989 के चुनाव में, क्योंकि इससे पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड। तेलुगु देशम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में। दल बदल विरोधी विधेयक के प्रावधानों में लोकसभा स्पीकर के लिए क्या प्रावधान है? तो लोकसभा के सभापति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन जाता है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया था? तो ये थे बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। भारत में महानगर योजना समिति का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है और उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। पंचायत समिति के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। स्थानीय शासन में ग्रामीण स्तर पर किस एक पर प्रतिबंध है? तो राजनीतिक दल पर। किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में। मंत्रिमंडल की सदस्यता के लिए किस सदन का सदस्य होना जरूरी है? तो लोकसभा या राज्यसभा का, दोनों में से किसी एक का। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए क्या प्रावधान है? तो यह वयस्क मताधिकारों के आधार पर होगा, पहला है। दूसरा है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक
निर्वाचक सूची होगा। दूसरा है धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। अगला है आपका कि किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों में समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन जो लागू किया गया वह 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है जिसका अनुच्छेद 5 से 11 है। स्वतंत्र भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर्बिंदु है न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये स्टेटमेंट है केसी वियर का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के में कुल जो चक्र हैं उनमें तिल्लियों की संख्या है 24। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में आता है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 44 में है वह डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, तो भाग 4 क में है जिसका अनुच्छेद 51 क है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है कुल 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिबंध करता है या बालकों को कारखानों में काम करने से मना करता है, तो अनुच्छेद 24 है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 और इसे कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं है, तो समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, तो विधि के समान जो है संरक्षण का अधिकार, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 20(2) करता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था। लोकसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है, हालांकि जो 2 मनोनीत होते हैं उनको हटा दिया गया है, तो वर्तमान समय की अगर बात करें तो 543 हैं, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे उनको हटा दिया गया है, तो वर्तमान समय में संख्या 543 है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो नवनिर्वाचित या जो नए सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं लोकसभा में उनको शपथ दिलवाना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित है, तो अनुच्छेद 122। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और यह अनुच्छेद है 143। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है, तभी जब ऐसे परामर्श के लिए वह कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो न्यायिक व्याख्या है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री बने, तो वह हैं कैलाशनाथ कटाजू। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। धन विधेयक किस सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाता है, तो राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए राज्यसभा में भेजती है, उसके बाद राज्यसभा अनुमति दे या न दे वह स्वतः पारित हो जाता है।
कौन सी एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होता है? तो प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहा जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी आयंगर। कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य का विभाग। संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? तो पहला है कि संघ और राज्य के बीच संबंध, दूसरा है राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा है समन्वय के लिए तंत्र और चौथा है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु दिशा निर्देशित तय करता है, जिसका प्रभाव संघ और राज्य दोनों पर पड़ते हैं। किस राज्य द्वारा वर्ष 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया? तो उत्तराखंड में। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान को किस क्षेत्र में सीमित किया जाता है? तो स्थगन प्रस्ताव को। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 20 सदस्य लोकसभा के तथा 10 सदस्य राज्यसभा के थे। इस प्रकार से कुल आपके 30 सदस्य थे। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC चाको थे। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जाएगी। अब आपातकाल जितने समय तक रहे, 1-1 वर्ष करके हम उसे उतने समय तक बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस पर निर्धारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? तो पेप्सू में लागू हुआ था, जो कि पंजाब वाला क्षेत्र आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस राज्यों में किसके लिए विशेष उपपद है? तो अनुच्छेद 371 ख असम को विशेष राज्य का दर्जा देता है। कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुँच। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है, क्योंकि यह एक कानून है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा किन समुदायों तक सीमित है? तो हिंदू और मुस्लिम तक। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए एक ही राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जातियों के लिए जो है 338 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 338A है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में मतलब की व्यवस्था की गई है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई 330 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया था, हालांकि वर्तमान समय में इसको निरसित कर दिया गया है। कौन एक दल बदल कानून के विरोध में आच्छादित नहीं है? तो किसी भी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? तो वर्ष 1985 में। मनरेगा कार्यक्रम में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो DPSP यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 43 है, जो कि कुटीर उद्योगों के बढ़ावा देने की बातें करता है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 घ देता है। भारत में नगर क्षेत्र के निर्धारण में जनसंख्या का क्या महत्व संबंध है? तो 5000 न्यूनतम जनसंख्या, साथ ही साथ 4000 वर्ग स्क्वायर का जनसंख्या घनत्व, तो 75% से अधिक पुरुष जनसंख्या का गैर कृषि कार्य में संलग्नता ही, ठीक है, नगर और गांव को दर्शाता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व, ठीक है, 4000 वर्ग किलोमीटर है, और साथ ही साथ वहाँ की 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, तो उसे हम कहते हैं शहर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष किसके मध्य से निर्वाचित होता है? तो जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपने में से ही। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा। कौन सी एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो राज्य वित्त आयोग। कार्यपालिका की शक्तियों से तात्पर्य नीति कार्यान्वयन से कि किस प्रकार से आप अपने नीतियों को फॉलो करवा रहे हो। राष्ट्रीय विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र में कौन सा विषय शामिल है? तो राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों के प्राप्ति के उपाय सुझाती है,
राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, मतलब उनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में कथन सही है। तो पहला है आपका कि लोकसभा 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया। इसे स्थापित समिति को भेज दिया गया और सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था। लोकपाल बिल का मसौदा यानी कि आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में कौन सम्मिलित थे, तो अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े और किरण बेदी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वेनगल नरसिंह राव यानी कि BN राव ने। 12 नवंबर 1932 को आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन का प्रभाव क्या था, तो इसी में असफलता के कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण क्या हो, अधिकतम से अधिकतम संख्या से में लोगों का हम क्या कर सकें, कल्याण सुनिश्चित कर सकें। लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है। वन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर, बचत बैंक और तथा शेयर बाजार किस सूची के विषय हैं, तो संघ सूची के। संविधान के अंतर्गत आवंटित विषयों की सूची में जन स्वास्थ्य का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस सूची में उल्लेखित है, तो 7वीं अनुसूची में है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों को भागीदार का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 43A है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग हैं। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो संघ और राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने कब समर्थन किया, तो 1928 में, और इसे तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। नागरिकों को संविधान में कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकारों के साथ संविधान द्वारा कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं, जिनका उल्लेख मिलता है मौलिक कर्तव्य के जो आपका भाग 4 कम है के अनुच्छेद 51 कम है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति करता है, तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सितंबर 2003 में किस न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन जो है संविधान के प्रावधानों से हटके, क्योंकि मूल संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसे किसी भी पद की व्याख्या नहीं की गई है। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ पे सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड, ठीक है, यानी कि समान सिविल संहिता लागू है, तो गोवा है। और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 44 में, जो कि DPSP यानी कि राज्य के नीति निषेधक तत्व के अंतर्गत आता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक। कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी, तो 18 मंत्रालय थे। प्रिवेंट डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने समय तक रखा जा सकता है, तो 3 माह तक रखा जा सकता है, यानी कि 90 दिन। समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किससे संबंधित, तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में है आपका। अगला है आपका कि मौलिक अधिकारों से जुड़े कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद का कौन सा निर्णय देता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा होता है, तो संसद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित है, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों संरक्षण यानी कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन से। अगला है आपका कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। शांति घाटी आंदोलन का संबंध किससे है? तो बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ से। मतलब बाबा आमटे ने वन्यजीव संरक्षण चलाया था और साथ ही साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया था। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। भारतीय संविधान में मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 26 तथा अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक अपने धार्मिक कार्यों को आराम से कर सकते हैं और अनुच्छेद 26 में सभी लोग अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो कि 39E और ब में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए और इस कारण से निरस्त नहीं किया जाए कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? तो यह 25वां संविधान संशोधन। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था पाई जाती है भारत और अमेरिका में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो भारत सरकार अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने लाया? तो क्रिप्स मिशन ने। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर, लेकिन लाया था सबसे पहले कौन? तो क्रिप्स मिशन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य कुल कितने थे? तो 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या थी 7। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। निर्वाचन आयोग का जो संबंध है अनुच्छेद 324 से है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मूल रूप से आपके 22 हैं और गणना की दृष्टि से हैं 25। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो G. ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो KC वियर है। भारतीय राजनीतिक पद्धति की विशेषता संसदीय पद्धति की सरकार है। कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता है और भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। लोक निधि का अभाव किसे कहा गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो राष्ट्रपति में, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति किस संवैधानिक पद के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय। आपने पता है कि 143 के तहत वह परामर्श लेता है लेकिन बाध्य नहीं है। आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 80 और महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या है 48 यानी कि 48। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। कौन एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख है। संविधान का कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वो उसका प्रयोग करेगा? तो यह अनुच्छेद 100 में है। और अगर लोकसभा उपस्थित नहीं है और लोकसभा का उपाध्यक्ष उस समय है तो यह निर्णायक मत उपाध्यक्ष भी दे सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 361(2) में की गई है। कौन भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों के रूप में एक माने जाते हैं? तो VR कृष्णा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है। भारत के किन न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अंग्रेजी में कहें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को।
उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके अनुमोदन पर? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो एक न्यायिक सक्रियता है जिसके कारण जनहित याचिका की शुरुआत हुई, और यह जो है अमेरिका की देन है, अमेरिका से इसे हमने ग्रहण किया है। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो राज्य की विधायिका के द्वारा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 25, और विधान परिषद जो है उसके लिए है आपका 30। उसी प्रकार से लोकसभा के लिए है 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। और राज्य की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और राज्यपाल के लिए आपका है 35। सरपंच के लिए 21 है और मतदाता के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। भारत में वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल है 24। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण है। कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र में किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में जिक्र करता है। संसद में लेखा अनुदान के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया? तो विट्ठल भाई पटेल थे। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या किसे प्रस्तुत करता है? तो संसद को। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई वह कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। वित्त आयोग में एक चेयरमैन के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। किस संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो यह था आपका 92वां संविधान संशोधन। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सा था? तो 15 फरवरी 1985। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की। सजोस जयवाला किस रूप में विख्यात है? तो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। सीमा प्रबंध विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय का विभाग है? तो गृह मंत्रालय का है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो असंतुलित विकास पहला है, दूसरा है सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और तीसरा है आपका राजनीतिक वर्चस्व। किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? तो 1980 के दशक में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1965 में किया गया था। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंस मिशन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रशासनिक इकाई है। स्थानीय शासन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो केंद्रीय नियंत्रण। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने से पहले उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। किसने मंडल आयोग का गठन किया जिसके प्रस्ताव से अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात हुआ? तो मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था और मंडल आयोग का संबंध ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। किस योजना के तहत वायसराय की कार्यकारिणी समिति में उच्च हिंदू जाति और मुसलमानों के लिए समान सीटों की व्यवस्था की गई थी? तो वेवेल योजना। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान समय में इनकी संख्या 450 से अधिक है।
शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ठीक है प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत जो भाग शामिल किया गया 9 और अनुच्छेद था 243। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कुल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 12 सीटें हैं और जिनमें से आपके 13 सीटों पे लोग अभी हैं और 7 सीटें अभी खाली हैं। तो यहाँ पे समान रूप से कह सकते हैं कि 13 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से आरक्षित है। और कुल सीटों के आरक्षण की अगर बात की जाए तो कुल सीटों की संख्या है 20। 7 सीटें अभी भी खाली हैं और 13 सीटों पर अभिव्यक्तियाँ वहाँ पर हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का 1953 में। तो दोस्तों आपका ये रहा आपके संविधान का पार्ट 1 और इसमें हम बेसिक तौर पे उन सारे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके बीपीएससी और अन्य सभी एग्जामों में पूछे गए और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।